अंतरिक्ष से आने वाले खतरों पर नजर रखना, ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं रही। नहीं, ये आज की हकीकत है। और इसे समझने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस 2013 में रूस का चेल्याबिंस्क शहर याद कर लीजिए। एक छोटा सा उल्कापिंड जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी, अचानक आसमान में फट गया। और उसकी शॉकवेव से 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, हजारों इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। किसी को पता ही नहीं चला कि ये आ रहा है। और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं कि आखिर हम, मतलब पूरी इंसानियत, अंतरिक्ष से आने वाले इन खतरों पर नजर रखते कैसे हैं। कौन से देश इस काम में आगे हैं, और सबसे जरूरी, हमारी तकनीक में वो कौन सी बड़ी कमियां हैं जो चेल्याबिंस्क जैसी घटनाओं को होने देती हैं। बिल्कुल। और क्या हम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं? हमारी ये चर्चा कई लेखों और रिसर्च पेपर्स पर आधारित है। तो हमारा मकसद है इस पूरे सिस्टम को समझना, ये जानना कि आसमान पर हमारी नजर कितनी पक्की है, कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां से खतरा चुपके से आ सकता है, और भारत जैसे देश के लिए इस पूरी कहानी के क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम क्षुद्र ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या जमीन पर बैठा कोई इंसान टेलीस्कोप से देखकर बताता है कि अरे वो देखो एक पत्थर आ रहा है? काश ही इतना आसान होता। ये असल में एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा। इसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है जमीन पर लगे टेलीस्कोप और रडार। ओके। दुनिया भर में ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जिनके चौड़े लेंस वाले ऑप्टिकल टेलीस्कोप पूरी रात आसमान को स्कैन करते रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। वो आसमान के एक हिस्से की तस्वीर लेते हैं, फिर कुछ देर बाद उसी हिस्से की दूसरी तस्वीर लेते हैं। पकड़ में आ जाती है। ये एक तरह से स्पॉट द डिफरेंस गेम जैसा है। दिलचस्प है। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का काम है उस हिलती हुई चीज को पकड़ना, फिर रडार का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल। एक बार जब ऑप्टिकल टेलीस्कोप किसी नई चीज को पकड़ लेता है, तो वो एक तरह से अलार्म बजा देता है। फिर दुनिया भर के शक्तिशाली रडार उस पर फोकस करते हैं। रडार हमें बताता है कि वो चीज कितनी दूर है, किस रफ्तार से आ रही है, और सबसे जरूरी, उसका रास्ता क्या होगा। यहीं आकर ये तय होता है कि वो सिर्फ पास से गुजरेगा या वाकई में खतरनाक है। तो कह सकते हैं कि टेलीस्कोप खोजता है और रडार उसकी कुंडली बनाता है। ये तो समझ आया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती वो है जिसे हम देख ही नहीं सकते। मतलब वो क्षुद्र ग्रह जो सूरज की दिशा से आते हैं। जमीन पर लगे टेलीस्कोप दिन में काम नहीं कर सकते, और रात में भी वो सूरज की तरफ नहीं देख सकते। सूरज की चकाचौंध में सब कुछ एक तरह से अंधा हो जाता है। हाँ। और यहीं पर अंतरिक्ष में तैनात टेलीस्कोप, मतलब सैटेलाइट्स, हमारी मदद करते हैं। वो इस बड़े ब्लाइंड स्पॉट पर नजर रख सकते हैं। तो ये सारा डेटा इकट्ठा होकर एक जगह जाता होगा। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को कुछ पता चला और उसने बाकी दुनिया को बताया ही नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये काफी हद तक एक ग्लोबल टीम वर्क है। अच्छा। सारी दुनिया की ऑब्जर्वेटरी से मिला डेटा IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर और संयुक्त राष्ट्र के IAWN यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क में इकट्ठा होता है। तो एक सेंट्रल डेटाबेस जैसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने जो कहा उसमें भी सच्चाई का एक अंश है। डेटा शेयरिंग हमेशा पूरी और 100% पारदर्शी नहीं होती, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। और दूसरी बड़ी कमी है छोटे पिंड। हम बड़े प्लैनेट किलर क्षुद्र ग्रहों को खोजने में काफी अच्छे हो गए, लेकिन 20 से 30 मीटर वाले छोटे पत्थर जो एक शहर को तबाह कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन। वो इतने छोटे और धुंधले होते हैं कि जब तक बिल्कुल सिर पर ना आ जाएं, दिखाई ही नहीं देते। और मैंने एक तीसरी कमी के बारे में भी पढ़ा है, दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर बड़े टेलीस्कोप उत्तरी गोलार्ध में रहे हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह। तो दक्षिणी आकाश की निगरानी हमेशा से थोड़ी कमजोर रही है। सही बात है। ये एक और बड़ा गैप है जिसे अब भरने की कोशिश हो रही है। तो जब हम इस ग्लोबल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि कुछ देश इसमें दूसरों से ज्यादा योगदान दे रहे होंगे। इस निगरानी का बॉस कौन है? इसमें कोई शक नहीं कि इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका है। नासा? हाँ, नासा का एक पूरा ऑफिस इसी काम के लिए समर्पित है, प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस यानी PCDO। अच्छा। उनके कैटालिना स्काई सर्वे और पैनस्टार्स जैसे विशाल कार्यक्रम हैं जो लगभग हर रात आसमान का कोना कोना छानते हैं। तो ज्यादातर खोजें वही करते हैं? असल में आज तक जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे गए हैं, उनमें से 90% से ज्यादा की खोज नासा के पैसों से चलने वाले इन्हीं प्रोग्राम्स ने की है। और वो सिर्फ खोज ही नहीं रहे, बल्कि इनसे निपटने का तरीका भी ढूंढ रहे हैं। डार्ट मिशन तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल। 2022 में डार्ट मिशन ने जो किया वो इतिहास में पहली बार हुआ।
इंसान ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसका रास्ता बदल दिया। वो बस एक टेस्ट था, पर उसने ये साबित कर दिया कि ऐसा हो सकता है। हाँ, कि ये मुमकिन है। तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? क्या यूरोप? हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका अपना प्लानिटरी डिफेंस ऑफिस है। इटली में उनका NEOCC नाम का कोऑर्डिनेशन सेंटर है। और वो फ्लाई आई टेलीस्कोप जैसा कुछ बना रहे हैं ना? बिल्कुल, एक खास सिस्टम जिसकी आंखें आसमान में क्षुद्र ग्रहों को खोजने के लिए ही बनी है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की कामयाबी डेटा शेयरिंग पर टिकी है, और यहीं पर रूस और चीन का मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। रूस और चीन दोनों की क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उनके पास तकनीक तो है, बहुत है। रूस के पास वोरोनेज जैसे शक्तिशाली सैन्य रडार हैं, जो असल में मिसाइल ट्रैक करने के लिए बने हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट है। पर समस्या पारदर्शिता की है। वही, वो अपना डेटा उस खुलेपन से साझा नहीं करते जैसे अमेरिका या यूरोप करते। तो उनके पास फास्ट टेलीस्कोप और वो शक्तिशाली रडार तो हैं, लेकिन अगर वो अपना डेटा दुनिया के साथ साझा ही नहीं करते, तो क्या वो इस वैश्विक नेटवर्क में एक मजबूत कड़ी हैं या एक ब्लैक होल? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। उनकी क्षमताएं उन्हें एक मजबूत कड़ी बना सकती हैं, लेकिन भू राजनीतिक तनाव और डेटा को गुप्त रखने की प्रवृत्ति उन्हें एक ब्लैक होल बना देती है। आपको पता है कि उनके पास जरूरी जानकारी हो सकती है, पर आप उसे देख नहीं सकते। इन सब के बीच जापान का नजरिया थोड़ा अलग लगता है। मैंने पढ़ा है कि वो खोजने से ज्यादा क्षुद्र ग्रहों पर जाने में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, जापान की एजेंसी JAXA का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका ध्यान हायाबुसा जैसे मिशनों पर रहा है, जहां वो असल में क्षुद्र ग्रहों तक जाते हैं, उनकी सतह पर उतरते हैं और वहां से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आते हैं। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा है, या इससे हमें इनसे बचने में भी कोई मदद मिलती है? मतलब किसी क्षुद्र ग्रह से सैंपल लाने से हम उसे पृथ्वी से टकराने से कैसे रोक पाएंगे? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सैंपल लाने से हमें पता चलता है कि वो क्षुद्र ग्रह किस चीज का बना है। अच्छा, उसकी बनावट। हाँ, क्या वो ठोस चट्टान है या सिर्फ मलबे का एक ढीगा ढाला ढेर? ये जानकारी क्रूशल है। वो कैसे? देखिए, अगर आपको किसी क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर धक्का मार रहे हैं। अगर आपने मलबे के ढेर पर ज्यादा जोर से धक्का मारा, तो वो बिखर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो एक बड़े टुकड़े की जगह 100 छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी की ओर आने लगे, जो और भी खतरनाक होगा। समझ गई। तो ये सारी जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसी पहेली में दक्षिणी गोलार्ध वाला टुकड़ा भी फिट होता है, जिसकी निगरानी कमजोर रही है। बिल्कुल, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वो उस दक्षिणी आकाश को कवर करते हैं। हाँ, जो अब तक एक बड़ी कमी थी। इसी को देखते हुए नासा ने अपने एटलस सिस्टम को अब दक्षिण अफ्रीका में भी लगा दिया है, ताकि आसमान का कोई कोना निगरानी से ना बचे। ये सब तो सिस्टम की बात हुई, पर असल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हम वाकई बाल-बाल बचे हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। शायद सबसे मशहूर मामला एपोफिस नाम के क्षुद्र ग्रह का है। जब 2004 में इसे खोजा गया, तो शुरुआती कैलकुलेशन ने दिखाया कि 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने की 2.7% संभावना है। हाँ, सुनने में ये कम लग सकता है, लेकिन किसी इतने बड़े क्षुद्र ग्रह के लिए ये अब तक की सबसे ज्यादा संभावना थी। इसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में हड़कंप मचा दिया था। अब तो खैर पता चल गया है कि ये 2029 में नहीं टकराएगा, लेकिन ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी ज्यादा करीब से गुजरेगा। करीब 31,000 किलोमीटर की दूरी से। अंतरिक्ष के हिसाब से ये बाल बराबर दूरी हुई। और फिर 2019 ओके का मामला था। ओह, वो तो एक सिटी किलर के आकार का लगभग 100 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह। और वो कब खोजा गया? पृथ्वी के पास से गुजरने से सिर्फ एक दिन। एक दिन? मतलब अगर उसका रास्ता जरा सा भी अलग होता, तो दुनिया के किसी बड़े शहर के लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर क्या आने वाला है। इसने पूरे खगोल विज्ञान समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। और हाल ही में 2023 में 2023 BU नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह, वो तो पृथ्वी की सतह से सिर्फ 3,600 किलोमीटर दूर ऊपर से गुजरा। ये अब तक के सबसे करीबी मामलों में से एक है, और इसका पता भी कुछ दिन पहले ही चला। ये सारे उदाहरण सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत ही व्यस्त चौराहे पर आंखें बंद करके सड़क पार कर रहे हैं, अब तक किस्मत से बचते आए हैं। और इसमें उन क्षुद्र ग्रहों को तो गिन ही नहीं रहे हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। जैसे 2002 में 2002 EM7 नाम का एक क्षुद्र ग्रह था, जिसे पृथ्वी के पास से गुजर जाने के 4 दिन बाद खोजा गया था। हम उसे आते हुए देख ही नहीं पाए। और आंकड़े तो और भी परेशान करने वाले हैं।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने 140 मीटर या उससे बड़े, मतलब जो एक पूरे राज्य को तबाह कर सकते हैं, उनमें से केवल 40 से 50% को ही खोजा है। बस आधा। और उससे छोटे यानी सिटी किलर साइज के पिंडों की बात करें तो शायद सिर्फ 1 से 5% का ही पता है। इसका मतलब साफ है कि कई करीबी घटनाएं तो बिना पता चले ही हो जाती होंगी। बिल्कुल। तो ये साफ है कि मौजूदा सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। हम इनसे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? एक बेहतर ढाल कैसे बना रहे हैं? पहला कदम है बेहतर पहचान, और इस दिशा में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है नासा का नियो सर्वेयर मिशन। ये एक स्पेस टेलीस्कोप है ना? हाँ, एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप जिसे 2027 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। इंफ्रारेड क्यों, और इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? ये ऐसा क्या कर सकता है जो हम अभी नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सवाल। पहली बात, इंफ्रारेड टेलीस्कोप गर्मी को देखता है, रोशनी को नहीं। अच्छा। बहुत से क्षुद्र ग्रह कोयले की तरह काले होते हैं जिनसे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, और ऑप्टिकल टेलीस्कोप उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन वो गर्मी छोड़ते हैं। हाँ, वो सूरज की गर्मी सोखकर उसे इंफ्रारेड में छोड़ते हैं। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप उन्हें अंधेरे में भी देख सकता है। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट को कवर करेगा। बिल्कुल। इसे खास तौर पर हमारे सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट यानी सूरज की दिशा से आने वाले खतरों को देखने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए ये एक गेम चेंजर है। और यूरोप भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है। उनका नियोमिर मिशन, हाँ, ईएसए का नियोमिर मिशन 2030 के आसपास लॉन्च होगा। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट नाम की एक खास जगह पर तैनात किया जाएगा। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह। बिल्कुल। ये सूरज की दिशा से आने वाली 20 मीटर से बड़े किसी भी क्षुद्र ग्रह की कम से कम 3 हफ्ते पहले चेतावनी दे देगा। 3 हफ्ते? आज जहां हमें 0 चेतावनी मिलती है, वहां 3 हफ्ते का समय बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये तो हुई बेहतर पहचान की बात। लेकिन पता चलने के बाद हम करेंगे क्या? डार्ट मिशन एक टेस्ट था, लेकिन क्या हमारे पास और भी तरीके हैं? डार्ट ने काइनेटिक इम्पैक्टर, मतलब टक्कर मारकर रास्ता बदलने का तरीका साबित कर दिया है, और ये हमारी सबसे मजबूत तकनीक है। और वो उम्मीद से ज्यादा सफल रहा है ना? हाँ, डार्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी कि टक्कर से क्षुद्र ग्रह की कक्षा करीब 10 मिनट बदल जाएगी। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में वो 33 मिनट बदल गई, यानी 3 गुने से भी ज्यादा। वाह! पर क्या कोई डर था कि ये मिशन उल्टा पड़ सकता है? डर हमेशा रहता है। सबसे बड़ा डर यही था कि या तो टक्कर का कोई खास असर ही ना हो, या फिर जैसा हमने पहले बात की, क्षुद्र ग्रह कई टुकड़ों में टूट जाए। लेकिन डार्ट ने दिखाया कि हम इसे बहुत सटीकता से कर सकते हैं। और अब ईएसए का हेरा मिशन उसी जगह जा रहा है, ये देखने की हमने आखिर किया क्या। ये सब सुन के तो लगता है कि तकनीक कोई बड़ी समस्या नहीं है। या तो हमारे पास तकनीक है या हम उसे बना रहे हैं। तो असली बाधा क्या है? असली बाधा हमेशा की तरह इंसान है, राजनीति और पैसा। मतलब डेटा शेयरिंग की समस्या? हाँ, जैसा हमने बात की, देश अपना सैन्य रडार डेटा साझा करने में हिचकिचाते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बीच का तनाव सीधे सीधे इस वैश्विक सहयोग पर असर डालता है। और पैसा तो है ही। सैन्य खर्च की तुलना में ग्रहों की रक्षा का बजट तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। बिल्कुल। और एक और बड़ा सवाल है समन्वय का। वो क्या? मान लीजिए हमें पता चलता है कि 10 साल में एक क्षुद्र ग्रह टकराने वाला है, तो उससे निपटने के लिए मिशन लॉन्च करने का फैसला कौन करेगा? उसका खरबों का खर्च कौन उठाएगा? बिल्कुल। और सबसे पेचीदा सवाल, अगर किसी क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदलने की कोशिश में वो एक देश के बजाय दूसरे देश पर गिरने की दिशा में मुड़ गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। ये सब अनसुलझे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और राजनीतिक सवाल हैं। तो इस पूरी वैश्विक तस्वीर में जहां तकनीक है, राजनीति है, कमियां हैं, वहां भारत कहां खड़ा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति उसे कुछ खास तरह के खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है। आप महासागरों की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। हिंद महासागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी में एक मध्यम आकार का क्षुद्र ग्रह भी गिरता है, तो वो भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के लिए एक भयानक सुनामी ला सकता है। हम 2004 की सुनामी को नहीं भूले हैं, जो एक भूकंप से आई थी और उसने भयानक तबाही मचाई थी। एक क्षुद्र ग्रह का असर तो इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। 200 मीटर का एक क्षुद्र ग्रह भी 50 से 100 मीटर ऊंची लहरें पैदा कर सकता है। तो इस खतरे को देखते हुए भारत की मौजूदा क्षमता क्या है? सच तो यह है कि भारत के पास लद्दाख के हानले में दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। ISRO का अपना ट्रैकिंग नेटवर्क आइसट्रैक भी है, और अब एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA प्रोग्राम भी है।
लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस एसएसए प्रोग्राम का मुख्य ध्यान सैटेलाइट और अंतरिक्ष के मलबे पर है, न कि क्षुद्र ग्रहों पर। आपका आकलन बिल्कुल सही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारे पास बुनियादी क्षमता तो है, लेकिन कोई समर्पित क्षुद्र ग्रह खोज कार्यक्रम नहीं है? हाँ, फिलहाल यही स्थिति है। अभी हमारा ध्यान अपनी अंतरिक्ष की संपत्तियों को बचाने पर ज्यादा है। लेकिन संभावनाएं तो हैं। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसरो दुनिया की सबसे किफायती स्पेस एजेंसियों में से है। हमारा मंगलयान मिशन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी सस्ता था। हमारे पास बेहतरीन कंप्यूटिंग एक्सपर्ट हैं और लद्दाख जैसी जगहें टेलीस्कोप के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से हैं। बिल्कुल, ये हमारी ताकत है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कुछ समर्पित क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग टेलीस्कोप बनाने चाहिए। हमें IAWN जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में और ज्यादा सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए और डेटा साझा करना चाहिए। और सुनामी चेतावनी प्रणालियों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। और हमारा आदित्य L1 मिशन जो L1 पॉइंट पर है, वो रणनीतिक रूप से बहुत कीमती जगह है। वहां से सूरज की दिशा वाले ब्लाइंड स्पॉट पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमारे पास एक ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन वो अधूरा है। सूरज की दिशा और छोटे पिंड हमारे सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट हैं, जो असली खतरा हैं। हम कई बार सिर्फ किस्मत से बचे हैं। तकनीक तेजी से बेहतर हो रही है, लेकिन असली रुकावट राजनीति और पैसों की कमी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात, सवाल ये नहीं है कि हमारे पास एक ग्लोबल रक्षा प्रणाली बनाने की तकनीक है या नहीं। वो तो है या बन रही है। हाँ, तकनीक या तो मौजूद है या बन रही है। असली सवाल ये है कि क्या हम इंसानों के पास बहुत देर होने से पहले इसे एक साथ मिलकर बनाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? ऐसी प्रणाली बनाने का खर्च किसी एक बड़ी टक्कर से होने वाले नुकसान के खर्च का एक छोटा सा हिस्सा भरोगा। ये सच में सोचने वाली बात है। हम जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सवाल बस ये है कि क्या हम सब अपने छोटे मोटे झगड़े भुलाकर इसे समय पर कर पाएंगे।